नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो परीक्षा में मात्र 3 दिन बचे हैं और ऐसे में चिंता होना स्वाभाविक। आप में से लगभग सभी अभ्यर्थियों के साथ में ये पशोपेश चल रहा होगा। आप कुछ न कुछ चिंता का, दबाव का अनुभव कर रहे होंगे और ऐसा होना जायज़ भी। लेकिन कहीं ये हमारी चिंता परीक्षा दुश्चिंता में ना बदल जाए, इसका हमें ध्यान रखना। तो कुछ बेसिक बातें मैं आप सभी के साथ करना चाहूँगा। मेरा ये चौथा मेंस का अटेम्प्ट है। से 3 अटेम्प्ट्स मैंने दिए, जिनमें 2 में मैं असफल रहा हूँ, जबकि तीसरे में मुझे फाइनली कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पोस्ट अलॉट हुआ है। अब यहाँ से जो नए अभ्यर्थी हैं, विशेषकर उनके लिए ये चीज़ें बहुत नई होंगी, जो पहली बार मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो वे काफ़ी कुछ जो है एक्साइटमेंट और उसके साथ-साथ बहुत सी टेंशन को भी अनुभव कर रहे होंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है? सभी को चिंता होती है। आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। भाई पहले ऐसा होता कि केवल आप ही अकेले हैं, के साथ ऐसा हो रहा है, तब तो वो एक अलग आपकी व्यक्तिगत जो है समस्या होती। लेकिन ये एक यूनिवर्सल समस्या है, यूनिवर्सल चीज़ है। तो आप इस चीज़ को लेकर के ये ना सोचें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ये हर एक अभ्यर्थी के साथ हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चौथी बार दे रहा हूँ, तब मुझे भी वही फ़ील हो रहा है और इसके अलावा मेरे पास में कई अभ्यर्थियों के फ़ोन अब तक आ चुके हैं, जिन्होंने मुझे यही मैसेज किया या यही बात मुझसे शेयर की कि सर बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा है, कुछ भी याद नहीं रह रहा है, पूरा दिन भर पढ़ते हैं और लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं की। तो ये सारी बातें अगर वो मुझे शेयर कर रहे हैं, मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया कि मुझे बच्चों से बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर कि अगर ऐसा हो रहा है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहली चीज़, सभी के साथ ऐसा होता है, आप अकेले नहीं हैं, तो ये भ्रम मन से निकाल दीजिए कि आप अकेले हैं। जो टॉप करने वाला बच्चा है, उससे भी अगर आप पूछेंगे, तो वो भी यही कहेगा कि उसने भी एग्ज़ाम से जस्ट पहले इसी चीज़ को अनुभव किया। अब हम सबकी तैयारी का स्तर अलग-अलग है। ऐसा नहीं है कि हम सभी समान लेवल। हो सकता है एक अभ्यर्थी पिछले 2 साल से लगातार अध्ययन कर रहा है, उसने बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को तैयार किया, जो रिसोर्सेज़ ऑथेंटिक थे उनको उसने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसने रेगुलर अपने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट देने के बाद में उसने रेगुलरली अपने स्कोर में सुधार और वो हर बार लास्ट टाइम पर बेहतर स्कोर करता रहा है। उसने अपना रिवीजन भी टाइम से पूरा कर लिया और वो फाइनल मोड में एक वो है। दूसरे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो किन्हीं भी कारणों से हो सकता है वो किन्हीं और कार्यों में व्यस्त थे, समय का अभाव रहा होगा या फिर कहीं पर फँस गए होंगे, बीमारी घर की कोई ऐसी चिंता, कमाने का बोझ, इन सभी चीज़ों की वजह से इतना समय नहीं दे पाया जितना कि वो देना चाहता था। तो उसकी भी उसको चिंता हो सकती है। लेकिन ये चिंता हमारी सहायक होनी चाहिए। ये चिंता हमें अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित करे, ना कि हमें अपने लक्ष्य से दूर लेकर हमारे जो बचे हुए 3 दिन, 17, 18, 19 आज के दिन को इंक्लूड करके अगर मैं बात करूँ, तो इन 3 दिनों में हमारा पूरा फ़ोकस हमारे बचे हुए समय के सदुपयोग पर होना चाहिए। और वो सदुपयोग चिंता से तो नहीं होने वाला, क्योंकि चिंता आगे चल कर के दुश्चिंता में परिवर्तित होने वाली है, हमारे मन में गलत ख़्याल आते रहेंगे। इसलिए बचे हुए समय में अपनी क्षमताओं के अनुरूप कुछ लक्ष्य निर्धारित ये एक तकनीक है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, एक टास्क अपने लिए निर्धारित कर लीजिए कि इन 3 दिनों में मैं इतना ही कर सकता हूँ, तो मैं पहले इसे पूरा करने पर अपने आप को फ़ोकस करता हूँ। क्योंकि इन 3 दिनों में आपका पड़ा हुआ आपको एग्ज़ाम के दिन मदद करने वाला है। तो या तो आप हमारे जो 3+3 +3 +2 ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर उलझा लें, ठीक है? इनमें भी फिर आपके पार्ट्स हैं, इसमें 9 ठीक है? इसमें फिर आपके 3 2 5 6 इसके अंदर, इसमें 5 इस तरह से जो पार्ट्स हैं, मतलब अगर हम देखें तो इसमें आपको प्रबंधन अलग है, अकाउंट ऑडिटिंग अलग है, सोशियोलॉजी इस तरह से आप या तो सोच सकते हैं कि यार इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैं कैसे पढ़ूँगा? इन्हीं पर ऐसा आप दिमाग लगाते रहें, दिमाग में सोचते रहें कि नहीं पहले ये पढ़ लूँ, फिर ये पढ़ लूँ, नहीं। आप देखिए कहाँ पर आप मजबूत हैं और किन चीज़ों पे आप कमज़ोर हैं। जिन चीज़ों पर कमज़ोर हैं, लेकिन उनका रिवीज़न आपने पहले किया हुआ है, तो उनको आप थोड़ा समय दे सकते हैं। विशेष करके जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, छोटे सब्जेक्ट्स की ख़ासियत ये है कि 30 से 40 पन्नों के इनके शॉर्ट नोट्स होते हैं, उनको अगर आप सही समय दे पाएँगे, तो आप आसानी से वहाँ पर स्कोर कर पाएँगे। क्योंकि जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका इतिहास हो, ठीक है? चाहे वो आपका ज्योग्राफ़ी हो, भूगोल हो, एथिक्स हो,
ऐसे सब्जेक्ट्स में क्या है, लिखने की गुंजाइश होती है। अगर वहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो कोई रटा-रटाया आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपसे मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉ से या फिर स्पोर्ट्स योगा से, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपका उत्तर सटीक हो और प्रश्न की माँग के अनुरूप हो। तो इसलिए ये जो छोटे-छोटे पोर्शन्स हैं, इनका आप रिवीज़न शुरू करें। क्योंकि 4-4, 5-5 टॉपिक्स इनमें हैं और उनको बड़े फ़ास्ट तरीके से अगर आप रिवाइज़ करना शुरू करेंगे, तो टाइमली आप इसको कवर भी कर लेंगे। 3 से 4 घंटे में आप एक टॉपिक को कर सकते हैं, मतलब 60 से 70 नंबर का कवर आप इन दिनों में आसानी से कर सकते हैं। एक कोशिश और करना है, हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर जो है, वो आपने वैसे तो बहुत पढ़ी होगी, लेकिन उसका एक रिवीजन आप ज़रूर मारने की कोशिश करें। अगर ये आप करेंगे, तो इससे क्या होगा, सटीकता आएगी आपके उत्तर में। हिंदी ग्रामर आपको बहुत मदद करती है, फाइनल स्कोरिंग को सुधारने में। इसी तरह से कुछ छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि पबएड में आपके विकास प्रशासन है। हर बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत छोटा टॉपिक है, 2 पेज का टॉपिक है, आराम से आप कर लीजिए। ठीक है? इसी तरह से मान लीजिए आपके टॉपिक है लास्ट वाले जो गारंटी एक्ट है, उन गारंटी एक्ट्स को 2-2 3-3 एक्ट है, वहाँ से हम आराम से करते हैं। लॉ में आप देखिए जो हमारे दोनों एक्ट है उनसे हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 नंबर के प्रश्न हमेशा आते हैं, उसको हम देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी वाले पोर्शन से पिछली बार भी 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो वहाँ से छोटे-छोटे जो टॉपिक है आईएमएफ हो चाहे वर्ल्ड बैंक हो, पढ़े तो आपने हैं ही, उनको आप रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। बड़े पोर्शन को हाथ मत लगाइए, तो क्योंकि बड़े पोर्शन को अगर आप हाथ लगाने जाएँगे, तो आपको बहुत लंबा समय भी लगेगा और विविधता होने की वजह से जैसे मान लीजिए हमारे अब आप मेले, लोक नृत्य और इन चीज़ों को पढ़ने बैठ गए। अब उनमें कुछ तो आप लिख के ही आएँगे ना, आपको कुछ तो पता ही होगा। लेकिन इन चीज़ों को जिनमें हमें नहीं पता है, इसी तरह इकोनॉमिक रिव्यू का एक ओवरव्यू आप ले लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि 45 नंबर के क्वेश्चन पिछली बार सीधे-सीधे पूछे गए। तो अंतिम समय में टेंशन लेने की बजाय हमें केंद्रित होना है। मैं अपनी बात करूँ, तो 4 दिन पहले तक तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे परीक्षा में बैठना भी है या नहीं बैठना। एक मन में उधेड़-बुन, ज़बरदस्ती की चिंता लग रही थी कि मुझे नहीं बैठना चाहिए शायद क्योंकि मेरा पिछला समय काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ में बीता। आपके लिए पेपर्स बनाने में, टेस्ट सीरीज़ बनाने में, कॉपियाँ चेक करने में, उन्हीं में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है? फिर पोस्टिंग से रिलेटेड जितने भी काम थे, उनके अंदर भी हमारा समय बहुत ज़्यादा बीत गया, ठीक है? ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पर मन में आता ही है ना भाव कि यार पूरी तैयारी ढंग से हो ही नहीं पाई। तो मैं भी एक चिंता में आ गया। तो जैसे अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, उसी तरह से मैंने भी हथियार डाल दिए, कि नहीं यार मुझे पेपर नहीं देना चाहिए। मुझे कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला कि सर आपको पेपर नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एज़ अ एस्पिरेंट मेरी ज़िम्मेदारी है पेपर में बैठना। मेरा क्या परिणाम होने वाला है ये मैं तय नहीं करूँगा। ये तय करेगी मेरी मेहनत, मेरी परिस्थिति और मेरी किस्मत। तो किस्मत जो 5% योगदान करती है, उसके भरोसे क्या मैं अपनी पूरी मेहनत को भूल जाऊँ या छोड़ दूँ? या 8, 6, 7 साल में जो कुछ मैंने पढ़ा है, वो मेरे काम नहीं आएगा, बुलाएगा? या फिर हो सकता है मेरी रैंक इस बार बाहर हो, मेरा सिलेक्शन भी ना हो, तो क्या हुआ? कम से कम मुझे ये तो रहेगा कि मैंने जो इतने दिनों मेहनत की, उसका मैंने जाकर के टेस्ट दिया और अपने आप का आकलन किया। तो इसी भाव से कर्म करना, निष्काम कर्म केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसे हमें अपने असली जीवन में लागू करना चाहिए और वो तभी होगा जब हम बिना परीक्षा दुश्चिंता में फँसे अपने बचे हुए समय के सदुपयोग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो-जो पोर्शन आपको लगते हैं, जिनको आप टाइमली कर सकते हैं, इसके लिए आप अगले 3 दिन का एक शेड्यूल बनाइए। उस शेड्यूल के अनुरूप अपने कामों को निर्धारित कीजिए और उसको पूरा करने का उस टास्क को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़िए। ऐसा करके ही आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँगे, बाकी सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। अब आप सभी जानते हैं कि इस बार हमको परीक्षा में ऑलरेडी 1 घंटा ज़्यादा बैठना है। तो एग्ज़ाम के दोनों दिनों में आपको पढ़ने के लिए कोई समय नहीं मिलने वाला। बहुत मुश्किल से क्योंकि पहले दिन 8 घंटे लगातार एग्ज़ाम सेंटर में बैठने के बाद आपकी क्या स्थिति होगी, ये आप भली-भाँति जानते हैं। तो आप घर जाकर रेस्ट ही करने वाले ताकि अगले दिन के पेपर में आप बेहतर लिख सकें। और मौसम, वो भी अब की बार दुश्मन है। इतनी भयंकर गर्मी और उसके साथ उमस, उमस की स्थिति में जयपुर में तो आप देख लीजिए कितनी भयंकर उमस हो रही है। तो अगर बारिश नहीं होती है और ऐसा ही माहौल बना रहा, तो पेपर में बैठ कर के लिखना भी बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें शांत रहना है, विश्रांति तकनीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है?
अपने आप को रिलैक्स रखिए, योगा, प्राणायाम थोड़ा बहुत जितना कर सकते हैं आप थोड़ा-सा कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मदद करती हैं। सकारात्मक माहौल में रहिए, नकारात्मकता से दूर रहिए, पॉज़िटिव चीज़ों से जो कोई समय बचे, तो थोड़ा बहुत पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ आप आगे रिक्रिएशन में खुद को लगा सकते हैं। अपने ध्यान को हटाएँ या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो बेसिक अपने लक्ष्य हैं, बस खाली उनको पूरा कीजिए और जाकर के एग्ज़ाम में बैठिए, पेपर दीजिए। बिना चिंता किए आपको आगे बढ़ना है। चिंता को अगर दुश्चिंता में आपने परिवर्तित कर लिया, तो इसका लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। आप पूरे 3 दिन केवल सोचते हुए रह जाएँगे। इस सोचने से बचना है, ठीक है? बाकी जो अभ्यर्थी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर कर रखा है, प्लान कर रखा है। तो 25 अगस्त से हमारी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू हो रही है, नई वाली प्री प्लस मेंस की। और इसके अलावा 5 अगस्त से हमारे बैचेज़ शुरू हो रहे हैं, जिनमें क्योंकि मेरा पहला बैच है, तो निश्चित रूप से मैं अपना 100% नहीं, बल्कि 200% देने वाला हूँ इसमें सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए कि वे अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। तो हमसे उनमें आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन के थ्रू, आर्य जंक्शन ऐप, बाकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। चलिए, तो आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। आप पूरे मनोयोग से इस परीक्षा में शामिल होइए। अपनी क्षमता की अ, या फिर जो कह सकते हैं कि आपकी जो-जो काबिलियत है, उसको इस परीक्षा में आप भरपूर दीजिए। पेपर पूरा करके आइए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ने का खामियाज़ा मैंने 2016 में भुगता। तो आप कुछ भी अगर लिख कर के आते हैं, तो आपको एट लीस्ट गुंजाइश रहती है, कुछ नंबर वहाँ पर मिल सकते हैं। पेन जो भी आप यूज़ करें, उनको पहले ही लेकर के वो थोड़ा उपयोग में ले लें, ताकि परीक्षा के दिन वो अटके ना, और क्योंकि उस समय अगर 1 मिनट भी बर्बाद होता है, तो वो अगले 10 मिनट को और बर्बाद कर देता है। तो पेन आप दोनों तरह के लेकर जाएँ। ब्लू जो ओपन वाला जो पेन होता है, मतलब जो ट्रांसपेरेंट, वो भी ले लें और सामान्य पेन भी ले लें, ठीक है? दोनों तरह के पेन आप लेकर के जाएँ, ताकि अगर वो ऑब्जेक्शन भी करे तो आप आसानी से उस ऑब्जेक्शन से बच पाएँ। अपना आधार कार्ड अगर आपका अपडेटेड नहीं है, तो आप कोई भी ऐसी आईडी जिसमें आपका नया फ़ोटो है वो ले लें, ठीक है? और ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी में लगे रहिए, चिंता से बचिए, क्योंकि चिंता समाधान नहीं है, चिंता हमें उल्टा उलझन में डालता है। चलिए, धन्यवाद।